चलिए, जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर 13 से 14 नवंबर 2023 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिसमें बिहार और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के प्रश्नों का संग्रह होगा और सारी जानकारी यहाँ पर हमेशा की तरह आपको दी जाएगी। चलिए, सेशन की शुरुआत करते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में जो हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, सबसे पहले उस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। ये प्रश्न था कि बिहार कैबिनेट ने हाल ही में एससी, एसटी, बीसी और ईबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा, ये जो 4 कैटेगरी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, तो इसे आधार पर हमने आपको जानकारी दिया था कि 65% इसका राइट आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आपको बता दूं, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको लगे कि यहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है, तो प्रीवियस जितने भी वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किए हैं, ये नो डाउट आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत हेल्प आपको करेंगे। आप चैनल को एक बार चेक कर सकते हैं, वहां पर तमाम चीजें आपको मिल जाएगी। मंथली संग्रह अगर करंट अफेयर्स का खोज रहे हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। जितने भी छात्र बिहार शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो यहाँ से अपने लिए बेहतर मटेरियल आप प्राप्त कर सकते हैं। बीपीएससी मेकर ऐप पर वो तमाम चीजें, सिलेबस आधारित नोट्स, बिहार जी के करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सभी चीजें हैं, आप वहां से ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो की हम बात करें, ये 37वें राष्ट्रीय खेलों से संबंधित है कि जो कि गोवा में आयोजित हुआ था। यहाँ पर अगर हम बात करें बिहार के दृष्टिकोण से, तो बिहार ने 8 पदक जीता और 30वां स्थान हासिल किया। और 8 पदक जो बिहार को मिला, किस किस क्षेत्र में मिला, कौन बिहार के लिए 8 पदक जीते, तो ये तमाम जानकारी यहाँ पर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बिहार के संदर्भ में वो सभी चीजों की चर्चा हमने किया है। दोबारा आपको कहीं से कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर यहाँ पर आई बटन पे इसका लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तमाम जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। चलिए, सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि बिहार सरकार ने हाल ही में जातीय जनगणना की विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। बताएं कि किस तिथि को राज्य में जाति सर्वेक्षण कराने के लिए अधिसूचना जारी किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम इसका राइट आंसर की बात कर लेते हैं। ये जो अधिसूचना जारी हुई थी, ये 6 जून 2022 को जारी हुई थी। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी मालूम होगा, हमने बताया भी था कुछ दिन पहले कि 7 नवंबर 2023 को विस्तृत रिपोर्ट विधानमंडल में बिहार सरकार द्वारा पेश किया गया जातीय सर्वेक्षण का। हालांकि आंशिक तौर पर 2 अक्टूबर को जारी किया गया था, गांधी जयंती के अवसर पर। वो तमाम चीजें आपको मालूम है, हमने इसी सीरीज में आपको बताया है। फिलहाल इस प्रश्न पे हम आते हैं। इसमें यहाँ पे लिखा गया है कि बिहार सरकार के द्वारा राज्य में जातीय सर्वेक्षण कराने के लिए 6 जून 2022 को एक अधिसूचना जारी किया गया था। ये डेट याद रखिएगा। हालांकि इसको लेकर भी एक वीडियो हम चैनल पर जल्द लाएंगे। कंटेंट तैयार है, बस वीडियो लाने का देरी है। विस्तृत तौर पर हमने वहां पर सारे प्रश्नों को कवर किया है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट है, हालांकि जो अधिसूचना जारी हुई ये 6 जून 2022 को हुई। अब यहाँ पर अगर हम जातीय सर्वेक्षण के अंतर्गत बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई थी, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि जातीय सर्वेक्षण का जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहले चरण की शुरुआत कब हुई थी, तो ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है, जातीय सर्वेक्षण का जो शुरुआत का कार्य वो 7 जनवरी 2023 को हुआ। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पहले चरण की जो शुरुआत हुई वो 7 जनवरी 2023 को हुई थी, जो कि 21 जनवरी 2023 को समाप्त हुआ। हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि फिर 15 अप्रैल 2023 को इसका दूसरा चरण शुरू किया गया था। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ गई कि इसमें पटना उच्च न्यायालय के द्वारा रोक लगा दिया गया इस जातीय जनगणना पर। फिर उसके बाद बहुत दिनों तक, हालांकि तब तक जब ये 15 अप्रैल 2023 को ये कार्य शुरू हुआ था, तो उसके पश्चात तो 80% कार्य संपन्न हो गया था। उसके बाद पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाया था और हालांकि ये रोक 1 अगस्त 2023 को हटा लिया गया। उसके बाद रिमेनिंग जो 20% कार्य था वो संपन्न हुआ। उसके बाद डेटा जारी हो गया 2 अक्टूबर को। ये चीजें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखें, हमने पहले भी कई बार इस पर डिस्कस किया है, ध्यान रखेंगे, ये डेट वगैरह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा होगा कि जाति आधारित गणना करने के लिए बिहार सरकार ने इसमें जो डिजिटल कार्य था, इसकी जिम्मेदारी आपको ध्यान रखना, ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी दिल्ली को सौंपा गया था। ये दिल्ली की एक कंपनी है जिसे कि ये कार्य सौंपा गया था, जाति आधारित जनगणना में जितने भी डिजिटल काम उसको लेकर। ये भी ध्यान रखें, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि आधुनिक बिहार के मुख्य वास्तुकार कहे जाने वाले किस महान व्यक्ति की हाल ही में 10 नवंबर 2023 को 152वीं जयंती मनाई गई है। अब यहाँ पर एक हिंट मैं आपको दे दूं, ये संविधान सभा के कह सकते हैं अस्थायी अध्यक्ष थे। तो अब तो आप लोग जान गए होंगे, इसका राइट आंसर होगा
कौन? तो सच्चिदानंद सिन्हा। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, बीपीएससी की हम बात करें तो बीपीएससी में जिस प्रकार से एक फेवरेट टॉपिक हो जाता है वीर कुंवर सिंह, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, कॉमन रूप से लगभग सभी सेट में आप देखेंगे प्रश्न यहाँ से आपको मिल जाएगा, लगभग 95% सेट में। और उसी प्रकार से सच्चिदानंद सिन्हा से भी संबंधित हमने कई बार देखा है कि प्रश्न लगभग पूछ लिए ही जाते हैं। अब इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं कि हाल ही में सच्चिदानंद सिन्हा की 152वीं जयंती मनाई गई। कब मनाई गई? तो 10 नवंबर 2023 को, ये ध्यान रखिए। और आगे लिखा गया कि उन्हें आधुनिक बिहार का वास्तुकार कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बिहार के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी चीज का जिक्र यहाँ पर हमने किया कि बिहार के गठन में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया था। और आपको ध्यान रखना, इसी क्रम में जब ये बिहार के गठन को लेकर, हालांकि जब ये लंदन में पढ़ाई करने गए थे, वहां पर इन्होंने मतलब ये प्रण लिया था कि बिहार को एक अलग राज्य के रूप में गठित करना है। और वहीं से मतलब लंदन से ही ये चीजें निकलकर सामने आई और इस क्षेत्र में उन्होंने बेहतर कार्य किया, बेहतर योगदान दिया। जिस क्रम में उन्होंने 1894 में पटना में बिहार टाइम्स, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार टाइम्स अखबार की शुरुआत उन्होंने ही की थी 1894 में पटना में, जिसका उद्देश्य बिहार को अलग राज्य बनवाने की मांग को प्रमुखता से उठाना था। यही उद्देश्य को लेकर इसकी कह सकते हैं शुरुआत हुई थी 1894। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो फिर 1906 में महेश नारायण के साथ उन्होंने यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा ने द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार नामक एक पत्र प्रकाशित किया था। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। द पार्टीशन ऑफ बंगाल, सेपरेशन ऑफ बिहार, ये किनके द्वारा जारी किया गया था? तो सिर्फ आपको सच्चिदानंद सिन्हा नहीं बोलना, बल्कि आपको ये भी ध्यान रखना इसमें महेश नारायण भी शामिल थे। तो ये चीजें ध्यान रखिए। आगे पॉइंट में अगर हम बात करें तो बिहार के पहले फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे, हालांकि वे अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन हम अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई ग्राम में हुआ था और जीरादेई को महात्मा गांधी ने अपने शब्दों में तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया है। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, विकल्पों में अगर हम आए तो यहाँ पर जो आप नाम देख रहे हैं विकल्प नंबर बी में भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री की बात करें तो ये बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे और ये बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं और इन्हीं के नाम पे पूर्णिया जिले में एक एग्रीकल्चर कॉलेज भी है। चलिए, अगला तीसरा प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना ने रूस से आयातित वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम S-400 का हाल ही में या फिर नाम हाल ही में क्या रखा है? जो रूस से आयात किया गया, रूस से लाया गया भारत, जिसका नाम S-400 है। हालांकि भारतीय वायुसेना ने इसे नया नाम दिया है, क्या? तो इसका नया नाम है सुदर्शन। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। हम यहाँ पर विकल्पों पे आएंगे, फिलहाल पहले हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना ने रूस से आयातित S-400, ध्यान रखिएगा रूस से आयात किया गया है, S-400 वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम का नाम सुदर्शन रखा है। अच्छा, सुदर्शन की बात करें तो आपको मालूम होगा महाभारत में एक पात्र थे भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण का जो प्रमुख अस्त्र था वो था, क्या था? आपको ध्यान रखना, सुदर्शन चक्र। और अगर हम बात करें महाभारत के आधार पर, तो उसके आधार पर अगर देखा जाए तो इस ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो सुदर्शन चक्र को ही कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन भी कहा जाता है और उनकी या फिर कह सकते हैं इस ब्रह्मांड की जो बड़ी शक्ति है, सर्वश्रेष्ठ शक्ति, वो सुदर्शन चक्र को ही कहा गया है। ठीक है। और मौजूदा समय में अगर हम बात करें एयर चीफ मार्शल की तो वी.आर. चौधरी अर्थात विवेक राम चौधरी। फिलहाल यहाँ से इतनी सारी जानकारी ध्यान रखिए। अब हम विकल्पों पे आते हैं। तो यहाँ पर एक है सबसे पहले विकल्प नंबर ए में संजय। अच्छा, संजय के बारे में हमने आपको जानकारी दिया था, ये भारतीय सेना से संबंधित है। दरअसल भारतीय सेना ने अपने निगरानी वाले सारे सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम है प्रोजेक्ट संजय। प्रोजेक्ट संजय की बात करें तो इसमें जो संजय शब्द का प्रयोग किया गया है, ये महाभारत में एक किरदार था। महाभारत की हम बात पुनः से करते हैं, वहां पर एक किरदार था संजय नाम का, जो कि धृतराष्ट्र को पल पल की जानकारी, जो महाभारत के युद्ध चला था उसकी जानकारी उन्हें दे रहा था। तो वहीं से ये नाम लिया गया है। जबकि हम निसार की बात करें, अच्छा पहले हम गांडीव की बात कर लेते हैं। तो गांडीव अगर हम बात करें महाभारत की पुनः से, तो महाभारत में एक और किरदार था अर्जुन। अर्जुन के पास जो तीर कमान था, तीर धनुष था, उसका नाम था गांडीव, या फिर जो धनुष था उसका नाम था गांडीव। और वहीं पे अगर हम निसार की बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। निसार जो कि संयुक्त मिशन है नासा और इसरो का, एक पृथ्वी अवलोकन मिशन है या फिर एक कह सकते हैं पहल है। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ से ध्यान रखिए। यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं तस्वीर में, ये रूस से आयातित S-400 रक्षा मिसाइल सिस्टम है, जिसे अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुदर्शन नाम दिया है।
यही वो था जिसकी जानकारी अभी हम थोड़ी देर पहले आपको दे रहे थे। इसे स्किप करते हैं, चलते हैं चौथे प्रश्न पे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में किसे अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है पुरुष कैटेगरी में? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ये हो जाएगा रचिंद्र रविंद्र, यानी कि विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना भारतीय मूल के हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं, न्यूजीलैंड टीम के हैं। अभी ये न्यूजीलैंड के नागरिक हैं, हालांकि इनका जो ओरिजिन है वो है कहाँ पर, तो भारत में। वो तमाम चीजें यहाँ पर हमने लिखा है कि न्यूजीलैंड टीम के बाएं हाथ के बल्लेबाज रचिन रविंद्र को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। वहीं महिला वर्ग में वेस्टइंडीज की कप्तान हैली मैथ्यूज को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो कुल मिला के अगर हम पुरुष और महिला कैटेगरी बात करें, तो पुरुष कैटेगरी में रचिन रविंद्र और महिला कैटेगरी में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम की कप्तान, जो कि महिला क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, हैली मैथ्यूज। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखें। अच्छा, रचिन रविंद्र की बात करें तो भारतीय मूल के हैं, उनका पैतृक जो निवास है वह बेंगलुरु में है, उनके पिताजी बेंगलुरु के रहने वाले थे। अच्छा, इनके नाम के पीछे भी एक कहानी है। रचिंद्र रविंद्र के बारे में, जो अभी आप लोग अगर क्रिकेट देख रहे होंगे, जो आईसीसी टूर्नामेंट चल रहा है, तो रचिंद्र रविंद्र के नाम के पीछे भी एक कहानी ये है। आपको ये बता दूं कि इनमें जो ये जो नाम यहाँ पे लिखा गया रचिन रविंद्र, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है रचिन में रॉ से जो है ये राहुल मतलब कि राहुल द्रविड़ जो भारतीय क्रिकेट टीम में एक महान खिलाड़ी थे, और उसके बाद जो यहाँ पे चिन्ह है लास्ट में वो सचिन से इंस्पायर्ड है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन से ये रचिंद्र शब्द का यहाँ पे निर्माण हुआ है। तो इनका पूरा नाम है रचिंद्र रविड़, ये फिलहाल ध्यान रखिए। अच्छा, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की हम बात कर रहे थे, फिलहाल अक्टूबर के बारे में यहाँ पर हमने आपको जानकारी दिया, अक्टूबर 2023 के बारे में। लेकिन इससे पहले 2023 के पूरे साल की हम बात करें अब तक की, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की, तो यहाँ पर कंप्लीट वो सूची है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये सितंबर महीने में शुभमन गिल को चुना गया था और शमारी अट्टापट्टू जो कि श्रीलंका के। ये तमाम चीजें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने हैं पहले भी, नो डाउट आने वाले समय में भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर इसे स्किप करते हुए चलते हैं आगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये बता दूं कि जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा होती है 2023 की बात करें, तो भारत के एकमात्र बल्लेबाज हैं शुभमन गिल, जो कि जनवरी 2023 में और सितंबर 2023 में, तो 2023 में 2 बार ये चुने गए हैं प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष कैटेगरी में। अब यहाँ पर आईसीसी के बारे में जानकारी लिखी गई, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। हालांकि आईसीसी के बारे में कई बार हमने जानकारी आपको दिया है, विस्तृत तौर पर दिया है। आज हम इसे स्किप करते हैं, चलते हैं आगे। अब यहाँ पर हमारा अगला, अच्छा, यहाँ पर एक ऑफर है, ऑफर के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। बीपीएससी मेकर ऐप पर एक प्रोमो कोड अप्लाई करके, डीप 70 ये प्रोमो कोड है, इसको अप्लाई करके बीपीएससी टीचर वाले कोर्स और 70वीं बीपीएससी दोनों कोर्स को आप वहां पर परचेज कर सकते हैं। एक तो इसमें ऑफर ऑलरेडी पहले से ही चल रही है, लेकिन अगर आप इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें और भी मतलब एडिशनल डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, ये ऑफर आपका 15 नवंबर 2023 तक ही वैध है। आप 15 नवंबर 2023 तक इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। चलिए, यही वो कोर्स है जो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी मैग लेनिंग ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? अच्छा, इस तरह के प्रश्नों को आप हल्के में बिल्कुल नहीं लेंगे, संन्यास वाले खास करके। कई बार हमने देखा है कि यहाँ से प्रश्न बने हैं। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर जो लिखा गया है किस देश की महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी मैग लेनिंग ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है, वही जानकारी यहाँ पर लिखा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। छठा प्रश्न है कि विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश के बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने हेतु 150 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी अभी हाल ही में जो विश्व बैंक के द्वारा दिया गया है, राइट आंसर होगा श्रीलंका। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं कि विश्व बैंक ने श्रीलंका में वित्तीय और संस्थागत क्षेत्रों को मजबूत करने की दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में 150 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। ये आपको ध्यान रखना है, कितने मिलियन की, तो 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। श्रीलंका की बात हुई तो श्रीलंका के बारे में कई सारी जानकारी जो रिसेंटली हमने आपको दिया है, यहाँ पर हमने कुछ चीजों को शामिल किया है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट यहाँ पर है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिंकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की एक शाखा का उद्घाटन किया है। त्रिंकोमाली एक बंदरगाह शहर है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार से आप लोग भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास को पढ़ते हुए लोथल के बारे में पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, जो कि लोथल एक बंदरगाह स्थल है, तो उसी प्रकार से त्रिंकोमाली भी श्रीलंका का एक बंदरगाह शहर है। अच्छा, यहाँ पर आगे हम बात करें, श्रीलंकाई कैबिनेट ने हाल ही में भारत सहित
कुल 7 देशों के यात्रियों को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान करने की घोषणा की थी। यह फैसला कर्ज में डूबे श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र को फिर से उठाने के लिए किया गया है। यानी कि कहीं न कहीं जो आर्थिक व्यवस्था है उसे मजबूत करने की दिशा में एक पहल है श्रीलंका सरकार की, जिसको लेकर अभी हाल ही में इस तरह का पहल किया गया। हालाँकि ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे कि हाल ही में नवंबर 2023 में खबरों में रहा मीका क्या है? ये बहुत ज़्यादा खबरों में है। नो डाउट मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएँगे। तो मीका की बात करें तो ये एक एआई रोबोट है, जो आप यहाँ पर तस्वीर में इसे देख सकते हैं। मीका एक एआई रोबोट है, आप यहाँ पे इसे तस्वीर में देख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न में एक्सपेंशन जो दिया गया उस पर आते हैं। तो हाल ही में कोलंबिया की एक कंपनी है डिक्टेटर। इन्होंने अपने हाल ही में सीईओ को पद से हटाकर एआई रोबोट को अपना सीईओ बनाया। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, अभी मैंने बताया ये मीका है। तो अपना सीईओ को, ये डिक्टेटर एक कंपनी है कोलंबिया की, अपने सीईओ को पद से हटाकर इसे यानी कि मीका को, जो कि एक एआई रोबोट है, इसे अपना सीईओ नियुक्त किया है। तो जिस वजह से ये मीका जो है ये खबरों में है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अगर हम निर्माता की बात करें तो हैंसन रोबोटिक्स, जो कि हांगकांग की एक कंपनी है, और डिक्टेटर द्वारा ये संयुक्त तौर पर इसका निर्माण किया गया है। अच्छा, हैंसन रोबोटिक्स की यहाँ पर बात हुई है, जो कि हांगकांग की एक कंपनी है। इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं, आपको मालूम होगा हांगकांग की हैंसन रोबोटिक्स ने ही पॉपुलर ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया को तैयार किया था। और सोफिया के बारे में आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ये खबरों में रहा है। तो अक्टूबर 2017 में सोफिया को सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान की गई थी। ध्यान रखेंगे, आई थिंक किसी एग्जाम में ये पूछा हुआ प्रश्न है, मुझे याद कंफर्म नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लग रहा है किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। मैं देखता रहता हूँ, खास करके जो प्रश्न बैंक वगैरह होता है, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इस आधार पे मैं बताता हूँ ये प्रश्न पूछा हुआ। तो ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, शायद ये प्रश्न कहीं पूछा हुआ है। आप लोगों को मालूम है तो कमेंट कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर ये ध्यान रखिए, 2017 में सऊदी अरब ने इसे नागरिकता प्रदान की थी। अब यहाँ पर दोनों रोबोट के बारे में अगर हम बात करें विस्तार से, जो कि मीका एक एआई रोबोट है और सोफिया एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। दोनों के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। सोफिया को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ये तो साड़ी में दिख रही है। हाँ, बिल्कुल ये साड़ी में है। आपको बता दो कि ये तस्वीर जो है 2020 की है। ये कोलकाता पश्चिम बंगाल आया हुआ था, मतलब वहां पे लाया गया था एक प्रदर्शनी में। तो वहीं की तस्वीर है, बंगाली ड्रेस में, बंगाली साड़ी में, आपको यहाँ पर तस्वीर में दिख रहा होगा। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये मीका अभी खबरों में है, तो सोफिया से भी संबंधित प्रश्न बनना स्वाभाविक है। चलिए आगे अगला प्रश्न है कि केरल सरकार ने हाल ही में किन्हें अपने सबसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है टी पद्मनाभन। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर टी पद्मनाभन इस प्रश्न का राइट आंसर है। देखिए, आपको ध्यान रखना है, केरल ज्योति पुरस्कार केरल सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। हालांकि 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, तीनों में ये सबसे पहले है, एक केरल ज्योति पुरस्कार में। तो इस वर्ष अभी हाल ही में टी पद्मनाभन को साहित्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, अभी जो मैंने बताया कि 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, इनमें तीनों में से आपको ध्यान रखना है, पहला है केरल ज्योति, केरल प्रभा दूसरा, और केरल श्री। इन तीनों में से सबसे जो बड़ा है वो है केरल ज्योति। इसकी शुरुआत जो हुई थी ये तीनों पुरस्कारों की वर्ष 2021 में हुई थी। जिस तरह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है पद्म विभूषण, तीसरे स्थान पर पद्म भूषण और चौथे स्थान पर पद्मश्री। अच्छा, अगर हम यहाँ पर 2023 की बात करें तो इस वर्ष 2023 में 3 बिहारी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, और ये जानकारी हमने कई बार आपको दिया था। और जो रिसेंटली बीपीएससी वाला एग्जाम आयोजित हुआ वहां पर प्रश्न बना था, आपको मालूम होगा, वहां पर आपने अगर एग्जाम दिया होगा तो आपको मालूम होगा कौन सा प्रश्न था। अगला नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां हाल ही में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में ये मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया गया है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, सर्वोच्च न्यायालय परिसर में एक स्पेशल कैफे खुला है, जिसे कि दिव्यांग लोग चलाएंगे। ये इसकी खासियत है, ये इसकी विशेषता है, जिससे दिव्यांग लोगों को रोजगार और आजीविका का अवसर प्राप्त होगा। तो ये कहीं ना कहीं फायदेमंद है। लेकिन आपको यहाँ पर इसके बारे में कुछ चीजें ध्यान रखना है कि मिट्टी कैफे इसे नाम दिया गया, यह दिव्यांग लोगों द्वारा संचालित होने वाला पहला कैफे होगा भारत का। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिए। तो अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में ये खोला गया है, और इसके उद्घाटन की बात करें तो 50वें वो मौजूदा जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। आपको ध्यान रखना, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगले पॉइंट में हम बात करते हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आता। अच्छा, यहाँ पर अगर हम पटना उच्च न्यायालय की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 3 फरवरी 1916 को,
और वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो है कृष्णन विनोद चंद्रन, वो केरल के रहने वाले हैं और वो 44वें चीफ जस्टिस हैं पटना हाईकोर्ट के। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखें। अच्छा, अगर हम भारत मंडपम की बात करें तो यहीं पर 18वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम। अच्छा, रुद्राक्ष भवन की बात करें तो ये गुजरात में है, बापू सभागार पटना में है। ये तमाम चीजें ध्यान रखें। 10वां प्रश्न है कि इस देश ने हाल ही में भारत को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ने का फैसला किया है। तो आपको ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर है ये होगा ब्रिटेन। ये फैसला अभी ब्रिटेन ने 2 देशों के लिए लिया है। अब ये 2 देश कौन-कौन से हैं वो ध्यान रखना आपको, एक्सप्लेनेशन में आपको दिखेगा। भारत और जॉर्जिया को सुरक्षित देशों की सूची में शामिल करने की घोषणा अभी हाल ही में ब्रिटेन सरकार द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इस प्रकार की घोषणा क्यों हुई है? दरअसल इससे देश में आने वाले अवैध प्रवासियों पर रोक लगेगी। हालांकि ये कई क्षेत्रों में और भी मतलब कई क्षेत्रों को और भी सूची में शामिल किया गया है। इस सूची की बात करें या फिर जो अभी हाल ही में ये घोषणा हुई है, पिछले वर्ष ब्रिटेन सरकार ने ये नोटिस किया कि जल मार्गों से अवैध प्रवासी ब्रिटेन में बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं। तो इसी को रोकने की दिशा में एक पहल है। यही वो सूची है जहां पर अभी हाल ही में ब्रिटेन ने भारत और जॉर्जिया को इसमें शामिल किया है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में फैशन आइकन के रूप में सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा पूर्व अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो हाल ही में पूर्व अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर्स ऑफ अमेरिका द्वारा फैशन आइकन के रूप में सम्मानित किया गया है। तो ये ध्यान रखिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में भारत तिब्बत सीमा पुलिस का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो उत्तराखंड के किस शहर में? तो राइट जो आंसर है ये हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि देहरादून में, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें पंतनगर की, तो ये प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में यहाँ से पूछा हुआ है। तो आपको बता दूं कि पंतनगर वो स्थान है जहां पर भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय खुला था, स्थापित हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं कि हाल ही में जल संसाधन सहयोग पर भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की कौन सी बैठक अभी हाल ही में आयोजित हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा अभी हाल ही में इसकी 6ठी बैठक आयोजित हुई। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज की इस वीडियो में अपेक्षाकृत एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम था, समय का अभाव के कारण यहाँ पर कुछ चीजें हमने शॉर्ट में शामिल किया, लेकिन आगे से रेगुलर रहेगी। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स 2023 में बिहार कितने पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? बिहार ने कितना मेडल अपने नाम किया? कौन सा प्लेस बिहार को मिला? वो तमाम चीजें हमने आपको बताया है। कमेंट बॉक्स में जाना, आपको वहां पे विस्तार पूर्वक लिखना है इसका राइट आंसर होगा क्या। चलिए, जो जानकारी हमने ऑफर के बारे में दिया था आपको पुनः दोहरा दूं। आप इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल करेंगे DEEP70, और आपको ध्यान रखना 15 नवंबर तक ये वैलिड है। इसका भरपूर लाभ आप लोग उठाइए, बहुत कम से बचा है और आप इसका लाभ उठा के एक नॉमिनल सा चार्ज पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।